नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अब अंतिम दौर में चल रहा है। प्रचार थमने से पहले राजनीतिक दल धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्ग पहुंचे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 2 दिन पहले बहुत बड़ी रेड हुई है। कांग्रेस के नेता लूट के पैसे से अपना घर भर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता का भरोसा तोड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, 500 करोड़ रुपए का सीमेंट घोटाला, 5000 करोड़ का चावल घोटाला, 1300 करोड़ रुपए का गोठान घोटाला, 700 करोड़ रुपए का डीएमएफ घोटाला। छत्तीसगढ़ को लूटने का कांग्रेस ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राज्य में बीजेपी सरकार बनने के बाद ऐसे घोटालों की सख्ती से जांच की जाएगी। आपका पैसा लूटने वालों को जेल भेजा जाएगा। तो 5 राज्य जिनमें विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है 7 नवंबर को। इस दौरान मतदान होगा, लेकिन इससे पहले बीजेपी और सत्ताधारी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चरम पर पहुंच गया है। इस बीच ईडी द्वारा राज्य में पकड़े गए 5.39 करोड़ के कैश ने पूरे चुनाव प्रचार में नया मोड़ ला दिया है। पकड़े गए कैश के तार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जोड़े जा रहे हैं। बीजेपी इसको लेकर हमलावर हो गई है, तो दूसरी ओर विपक्ष ईडी पर चुनाव से पहले बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप लगा रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंच गया है। इस कड़ी में शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी दुर्ग में रहे। यहाँ एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ईडी को गुरुवार को छत्तीसगढ़ में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता मिली थी, जिसमें 5.39 करोड़ रुपए नकद पकड़े गए थे। दरअसल ये कार्रवाई ईडी ने महादेव बुक ऑनलाइन बेटिंग ऐप सिंडिकेट की जाँच के दौरान की। इस दौरान पकड़े गए कैश कुरियर असीम दास ने पूछताछ में खुलासा किया कि बड़ी रकम बघेल नाम के राजनेता को दिए जाने का इंतजाम किया गया था। और इसी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने सीएम भूपेश बघेल को आड़े हाथों लिया। पीएम ने कहा कि 2 दिन पहले बहुत बड़ी रेड पड़ी थी। कांग्रेस के नेता लूट के पैसे से अपना घर भर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता का भरोसा तोड़ा है। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। साथियों, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ की सरकार और मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ की जनता से बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। आखिर ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री क्यों बौखला गए हैं। मैं भूपेश बघेल जी से और कांग्रेस के नेतृत्व से कर रही हूं। असीम दास ने अपने स्टेटमेंट में यह कबूल किया है कि वो दुबई से आदेश अनुसार रायपुर आए। उनको आदेश ये हुआ था कि कांग्रेस के चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दिया जाए। इससे पहले दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और भूपेश बघेल के खिलाफ सवाल उठाए। भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी ने उन पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। स्मृति ईरानी ने कहा कि सत्ता में रहते हुए सट्टा कारोबार में रहना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हकीकत है। भूपेश बघेल के खिलाफ कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।
दरअसल 2 नवंबर को ईडी को खुफिया जानकारी मिली थी कि 7 और 17 नवंबर 2023 को होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर महादेव ऐप के प्रमोटरों द्वारा छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में नकदी ले जाई जा रही है। ईडी ने होटल ट्राइटन और एक अन्य स्थान पर तलाशी ली। इस सिलसिले में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के चुनावी खर्चों के लिए बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने के लिए खास तौर पर संयुक्त अरब अमीरात से भेजे गए कैश कुरियर असीम दास को डिटेन किया गया। असीम दास ने स्वीकार किया कि जब्त की गई धनराशि महादेव ऐप प्रमोटरों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में आगामी चुनाव खर्चों के लिए एक राजनेता बघेल को देने की व्यवस्था की गई थी। ईडी ने महादेव ऐप के कुछ बेनामी बैंक खातों का भी पता लगाया, जिनमें 15.59 करोड़ रुपए की शेष राशि फ्रीज कर दी गई है। ईडी ने असीम दास को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे समय में जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, ईडी की इस कार्रवाई पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कहा जा रहा है कि सोच समझकर ये कार्रवाई जनता का ध्यान भटकाने के लिए की गई है। उधर दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को पेश होने के लिए समन भेजा था, लेकिन सीएम केजरीवाल गुरुवार को ईडी के सामने पेश नहीं हुए। सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन के जवाब में एक पत्र लिखने के बाद चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश रवाना हो गए। इसके बाद अब कहा जा रहा है कि मामले की सुनवाई जल्द खत्म करने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए ईडी दिल्ली के सीएम को नया समन जारी करेगी। दरअसल ईडी को लिखे अपने पत्र में केजरीवाल ने कहा कि सीएम और आप का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते उन्हें 5 राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और मिजोरम में। दरअसल ईडी को लिखे अपने पत्र में केजरीवाल ने कहा कि सीएम और आप का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते उन्हें 5 राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और मिजोरम की चुनावी प्रचार की यात्रा पर जाना पड़ता है और कार्यकर्ताओं को सियासी मार्गदर्शन देना पड़ता है। केजरीवाल ने ईडी पर बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप लगाए। हालांकि ईडी ने इसको खारिज कर दिया। ईडी की ओर से कहा गया कि वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी एक पेशेवर यूनिट है जो मानक प्रक्रियाओं के मुताबिक जांच पड़ताल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो महादेव बैटिंग ऐप केस में ईडी द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर बड़ा दावा किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही ईडी के इन दावों ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसके बाद से बीजेपी लगातार हमलावर है। इसी बीच सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने दावा किया कि बीजेपी उन्हें बदनाम करना चाहती है, इसलिए ये कदम उठा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी मुझसे सबसे ज्यादा डरी हुई है और इसी वजह से वो मुझ पर आरोप लगाकर मुझे बदनाम करना चाहते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा और अजीत पवार पर बीजेपी आरोप लगा देती थी, लेकिन वो उनकी पार्टी में आ जाते हैं तो सब वॉशिंग पाउडर से धुलकर साफ सुथरे हो जाते हैं। और यहाँ हमने सबने देखा है कि रायपुर राजधानी से कमरधा जाती है। इनका तो मतलब एम्बुलेंस जैसी चीज जिसमें लोगों की जान बचाई जाती है, उसे जब सारे वाहन उसको रास्ता देते हैं, उसका तक के दुरुपयोग किए हैं। तो उस बक्से में सेंट्रल एजेंसी जब सीआरपीएफ आ रही है तो वो अपना संसाधन क्यों नहीं भेज सकते? आप अब जांच तो करने के लिए मांग की हमने। तो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ये बीजेपी नेता आदिवासियों को प्रताड़ित करते हैं, आदिवासी युवा पर पेशाब करते हैं, फिर उस वीडियो को वायरल करते हैं। ये आदिवासियों को दिखाना चाहते हैं कि उनकी जगह कहां होनी चाहिए, इसलिए इन लोगों ने आपके लिए वनवासी शब्द निकाला है। ये सोचते हैं कि जंगल में जो जानवर रहते हैं वैसी आपकी जगह होनी चाहिए। जैसे इनके नेता जानवरों से बर्ताव करते हैं, इनके दिमाग में आप लोग जंगल के हो। आदिवासी शब्द एक क्रांतिकारी शब्द है। आदिवासी शब्द के अंदर इसकी गहराई में आपकी सच्चाई छिपी है। आदिवासी का मतलब जो इस देश के पहले मालिक हैं। कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है और वो गरीब। अच्छा, अगर सिर्फ एक जात है तो आप अपने आप को ओबीसी क्यों कहते हो?
हर भाषण में आप क्यों कहते हो कि मैं ओबीसी हूं? और आपने अपने शब्द क्यों बदले? मैंने 3-4 बार अपने भाषणों में कहा कि वनवासी आदिवासियों पर अपमान है। आप अपने भाषण में आज वनवासी क्यों नहीं कहते? क्योंकि आप जानते हो कि जो आपकी सोच है वो आदिवासियों की अपमान की सोच है, इसलिए आपने अपने शब्द बदले, मगर आपने अपनी सोच नहीं बदली। नरेंद्र मोदी जी, आप अपनी सोच बदलिए। शब्द बदलना बहुत आसान होता है, आप अपनी सोच बदलिए। तो छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले सभी पार्टियों ने चुनावी रण में अपना पूरा दम लगा दिया है। हर दिन चुनावी राज्यों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की रैलियां हो रही हैं। रैलियों में सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इस क्रम में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ के भानु प्रताप में पहुंचे और एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनके एक साथी ने बिहार में चारा घोटाला किया था, उन्होंने छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला किया। ये उनकी प्रकृति है। कांग्रेस, ये सरकार यहाँ की जनता के साथ धोखाधड़ी कर रही है, उन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं है। इनके एक पार्टनर ने बिहार में चारा घोटाला किया था, इन्होंने छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला कर दिया। अब याद करिए, यानी गाय का गोबर भी 10 रुपए किलो के हिसाब से 1300 करोड़ रुपए हड़प ले, और 1300 करोड़ रुपए हड़प ले। पता लगा गाय का गोबर कहां से खरीदे थे? जहां गाय थी ही नहीं, और गोबर के बदले मिट्टी भर करके भेज दिया गया। ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति है। और भाइयों बहनों, आज इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, यह सरकार धोखा कर रही है यहां के नागरिकों के साथ, यहां के वनवासियों के साथ, यहां के आदिवासियों के साथ, यहां के बंधुओं के साथ, यहां के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ, यहां के किसानों के साथ, यहां के युवाओं के साथ। इस सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं। उधर महासमुंद जिले के बसना विधानसभा के ग्राम राजा सवैया में बीजेपी जनसंपर्क के अंतर्गत चुनावी सभा को आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ बिरसा मुंडा शहीद वीर नारायण सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण और पूजा अर्चना से किया गया। इस दौरान चेतन बरिहा आदिवासी नेता, जनपद सदस्य के नेतृत्व में हजारों आदिवासी समाज के लोगों ने बीजेपी में शामिल हुए। इस अवसर पर बीजेपी के बसना विधानसभा के प्रत्याशी संपत अग्रवाल के पक्ष में जीत की अपील करते सिक्किम राज्य के बीजेपी प्रभारी दिलीप जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी बसना के प्रत्याशी संपत अग्रवाल दीन दुखी गरीबों के सेवक हैं, जो लगातार विगत वर्षों से जनता की सेवा करते आ रहे हैं। ऐसे सेवक को बसना विधानसभा का विधायक चुनना है। आने वाले चुनाव में बीजेपी को भारी मतों से जिताकर प्रदेश और विधानसभा का विकास करने की बात उन्होंने कही। इस मौके पर डॉक्टर संपत अग्रवाल, बीजेपी प्रत्याशी बसना विधानसभा, जगन्नाथ पाणिग्रही, जिला प्रभारी रूप कुमारी चौधरी, जिला अध्यक्ष सहित बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता काफी संख्या में पहुंचे हुए थे। रवि भगत, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। निश्चित ही हमने जो परिवर्तन यात्रा निकाला, उस समय से जो वातावरण बना है उससे युवा जुड़ रहे हैं, जनजाति समाज के लोग जुड़ रहे हैं, एससी समाज के लोग जुड़ रहे हैं। यूँ कहें कि सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। और आज आप सबने देखा है किस प्रकार से जनजाति आदिवासी समाज के लोग, भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से ही जनजाति समाज को वोट बैंक नहीं मानती, जनजाति समाज के हितों की चिंता करती है, इससे प्रभावित होकर आज संपत भैया को जिताने के लिए भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश भी किए हैं और आज इस कार्यक्रम को सबने मिलकर सफल बनाया है।
और उधर आज ईडी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर महादेव ऐप घोटाले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगे 508 करोड़ के आरोप पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजा जब चोर हो जाता है तो जुए सट्टे वालों से भी 508 करोड़ का कमीशन खाने लगता है। छत्तीसगढ़ की तिजोरी में डाका डाला वो क्या कम था कि प्रदेश के युवाओं को जुए सट्टे की लत लगाने वालों से अपना हिस्सा भी बटोरने लगे दाऊ भूपेश बघेल। अब समझ में आया कि आप ईडी से इतना क्यों डरते थे, क्योंकि आप सिर्फ अपराधियों के संरक्षक नहीं बल्कि खुद में इस जुर्म में शामिल रहे हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल को पकड़े जाने का डर पहले से था, इसलिए ईडी और सीआरपीएफ पर आरोप लगा रहे थे और ध्यान भटकाने और पकड़े जाने के बाद के बहाने तैयार कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पहले से ही लगातार महादेव सट्टा ऐप के तार मुख्यमंत्री भूपेश के सचिवालय से जुड़ रहे थे और अब तो स्पष्ट हो गया कि इन सब में भूपेश की सीधी संलिप्तता है और ये भी स्पष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इतना अति आत्मविश्वास क्यों रहता है कि चुनाव जीत जाऊंगा, क्योंकि यह तो एक महादेव ऐप है जहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 508 करोड़ की अवैध राशि इकट्ठा की है। न जाने ऐसी ही और कितनी जगह से उन्होंने चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैसा इकट्ठा किया है। कोयले से लेकर शराब, पीडीएस, गोठान और गोबर तक का घोटाला करने के बाद भी जुए और सट्टे वालों से भी रिश्वत लेना किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए इससे अधिक शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नैतिक रूप से सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। बीजेपी की सरकार में हमने जिस छत्तीसगढ़ की पहचान विकास की बनाई उसे 5 साल में ही अपने भ्रष्टाचार और अवैध वसूली से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जुए सट्टे, ईडी और सीडी की पहचान में बदल दिया है। वो पैसा सिर्फ चुनाव के लिए ही आ रहा था भाई। महादेव ऐप के प्रमोटर जो पैसा भेज रहे थे भूपेश जी को, वो इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए ही 508 करोड़ दिया गया। ये तो न जाने कितने अकूत धन तैयार किया है, इसलिए बोलता है मुझे कोई चुनाव नहीं हरा सकता। इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है इधर उधर से। ये 508 करोड़ तो एक महादेव ऐप है, न जाने कितने जगह से, इसलिए उसको आत्मविश्वास रहता है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, मगर भ्रष्टाचार करने वालों की हार होती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजनांदगांव हमर राज समाज पार्टी उपाध्यक्ष भगत राम सोनी को नियुक्त किया गया है। हमर राज पार्टी ने एक आम सभा डोंगर गांव में की। भरे मंच से अमर राज पार्टी ने उपाध्यक्ष भगत राम सोनी को नियुक्त किया। भोजराम डडसेना को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। 7 तारीख को मतदान होने वाला है। राष्ट्रीय पार्टी के साथ साथ कुछ क्षेत्रीय दलों ने भी विधानसभा के लिए अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। एग्जीबिशन का उद्घाटन करने सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे। वो बच्चों की प्रतिभा को देखकर काफी प्रभावित हुए। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की एक छात्रा ने सीएम को उनकी पोर्ट्रेट भेंट की। पेंटिंग में सीएम की तस्वीर के साथ उनके पिता शिबू सोरेन की भी तस्वीर थी। वहीं एक अन्य छात्र ने पेंसिल स्केच से सीएम के पूरे परिवार की तस्वीर उकेर दी। इसे देखकर सीएम काफी प्रभावित हुए और आयोजन में शामिल प्रतिभागियों की सराहना की। सीएम एक एक कर बच्चों से मिले और उनकी कलाकृति देखी। उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चे विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। इन प्रतिभाओं को तराशने और मंच देने का काम सरकार कर रही है। राज्य में पहली बार बच्चों की ओर से तैयार किए गए क्राफ्ट्स और पेंटिंग्स को मंच देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से प्रदर्शनी में बच्चों का उत्साह बढ़ाने की भी अपील की। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्तियों और रोजगार को लेकर जो दावा कर रहे हैं, विज्ञापन दिखाया जा रहा है, सब कुछ सरकार की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए है। सरकार ने लोगों से वादा खिलाफी 5 की है। प्रदेश के युवाओं को हर वर्ष जेपीएससी शिक्षक बहाली समेत अन्य खाली पदों को भरने समेत 1 साल में 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था। अब तक युवाओं को कितनी नौकरियां मिली हैं, सच जनता को पता है।
इस दौरान यहाँ पर कई और बातें उन्होंने लोगों के सामने रखी। आज का दिन बड़ी शुभ है और उचित समय भी है कि आज हम भाई की आवाज़ पर मैंने सोचा कि नहीं चलो आज रियल में पार्टी के साथ जुड़ ही जाऊं, तो काम करना है तो करना ही है। तो बहुत सारी चीज़ें इनके हमारे से मिल खाता है, तो मैंने पार्टी के साथ जुड़ा और आगे हम चाहूँगा कि हम पार्टी को एक मजबूत उपस्थिति अपनी दर्ज कराऊं। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चेरी में रांची विश्वविद्यालय के नए कैंपस में एकेडमिक जोन, एडमिनिस्ट्रेटिव जोन, रिक्रिएशन जोन, रेजिडेंशियल जोन, बफर जोन और एक्सटेंशन जोन मेंटेनेंस फ्री हो। इसके रखरखाव के लिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित होनी चाहिए। साथ ही यहाँ की जमीन की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से बिल्डिंग का निर्माण हो। इसके लिए कोई भी निर्माण शुरू करने के पहले जमीन के हिसाब से पूरी योजना तैयार कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट भवन में रांची विश्वविद्यालय के नए कैंपस के विकास को लेकर उच्च स्तरीय बैठक इस दौरान की। बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव वंदना, विनय कुमार चौबे, भवन सचिव सुनील कुमार, उच्च व तकनीकी शिक्षा सचिव राहुल, उच्च शिक्षा निदेशक गरिमा सिंह, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा और अन्य अधिकारी भी पहुंचे हुए थे। जाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में प्रशिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। ये ऑलरेडी। राज्य से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।